हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के का मॉड्यूल सी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था उसका चैप्टर 21 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट एनालिटिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अपने चैप्टर मतलब हमने अपने लेक्चर 1 में क्या क्या कवर कर लिया था। इसके पार्ट 1 में तो सिंपल इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारा फ्रिक्वेंटली लगता है, एनुअली, क्वार्टरली या मंथली लगता है, तब कैसे फॉर्मूला होगा। ठीक है, रूल ऑफ 72, ये सारी चीजें हमने क्लियर की थी। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फ्रंट फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारा वो वीडियो ना देखो, प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर 21 का लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। चलिए अब अपने उसमें आते हैं। क्या नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, क्या आज का जो टॉपिक हमारा एन्युटी है। ठीक है, तो एन्युटी जो है, ठीक है, एन्युटी मीन्स क्या होता है। जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, एन्युटी क्या होता है, सीरीज सीरीज ऑफ पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल। ठीक है, एन्युटी क्या होता है, हमने जो क्या इक्वल इंटरवल पे, ठीक है, मान लिया ये जैसे है, ये मान लिया 5 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इन सब में क्या है, इक्वल इंटरवल पे कुछ अमाउंट मान लिया, कितना, ए अमाउंट जमा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमें फ्यूचर में हमारा क्या कितना पैसा होगा, ठीक है, मतलब कुछ इक्वल इंटरवल पे अगर हम कुछ पैसा जमा करते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ फिक्स जमा कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एन्युटी क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने स्लाइड को चलते। एन्युटी में क्या बोला गया, सीरीज ऑफ पेमेंट्स एक इक्वल इंटरवल। ठीक है, जैसे ये मंथली भी हो सकता है। अब जैसे मान लिया मंथली जमा कर रहे हैं, या हम ईयरली जमा कर रहे हैं, क्वार्टरली जमा कर रहे हैं, तो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब एन्युटी जो हो गया है ऐसे, ठीक है, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरा हमारा क्या होता है, एन्युटी ड्यू। अब जैसे इसको हम और समझते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे मान लिया हम 5 साल के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, मान लिया 1 साल के लिए हम मंथली जमा कर रहे हैं। ठीक है, कितना, 1 ईयर के लिए हमारा क्या है, हम मान लिया मंथली जमा कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, या तो जैसे मान लिया जनवरी में हमने कुछ पैसा जमा करना शुरू किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलो ठीक है, अभी 6 महीने के लिए मान लिया हम जमा करते हैं कुछ। ठीक है, 1 जनवरी को मान लिया हमने शुरू किया जमा करना, कब, 1 जनवरी को। तो एक तो तरीका है कि हमने 1 जनवरी को 5,000 जमा कर दिए। ठीक है, फिर हमने 1 फरवरी को 5,000 जमा किए, फिर हमने इसको जमा किए, फिर हमने एक इसको जमा किए, फिर हमने इसको जमा किए। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, 1 जनवरी से हमने कोई पेमेंट मतलब कुछ जमा करना शुरू किया है, कोई ट्रांजेक्शन करना शुरू किया, तो हम क्या मंथ के शुरुआत से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, शुरुआत से। एक दूसरा केस क्या हो सकता है, हमने जनवरी से शुरू किया लेकिन हमने पेमेंट क्या मंथ के लास्ट में किया है, 1 जनवरी की बजाय हमने कब किया,
31 जन को, ठीक है। तो इसको ये समझिए 1 फरवरी को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा होगा जिसमें पेमेंट जो है क्या मंथ के लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंटरवल के लास्ट में कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं अगर, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जिसमें क्या मंथ के शुरुआत में कर रहे हैं या ईयर के शुरुआत में कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी। उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। जैसे मान लिया हमने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, 5 लाख का हमने लोन लिया। मान लिया हमारी ईएमआई जो है, ठीक है, 15,000 की है, मान लिया, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब देखो, लोन क्या होता है, जैसे मैंने लोन लिया 1 जन को, तो ईएमआई हम कब भरने आते हैं? 1 फरवरी को आते हैं ना। मतलब लोन तो हुआ कब? 1 जनवरी को, ठीक है, लेकिन हम भरेंगे कब? 1 फरवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। अब जैसे हमें आरडी खोलते हैं, आरडी में क्या करते हैं, अगर हमने 1 जनवरी को आरडी खोली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पैसा 1 जनवरी को ही जमा करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को जमा किए, फिर 1 फरवरी को कम जमा किए। मतलब हमने यहाँ का इंटरवल की जो सीरीज ऑफ पेमेंट किया वो हमने शुरुआत में किया। जब ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा? एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी हमारे कितनी तरह की? 2 तरह की होती है। अगर हम किसी मतलब कोई पेमेंट जो है वो हम किसी भी इंटरवल के लास्ट में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर हम शुरुआत में करते हैं उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। वही चीज लिखा है, सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है यहाँ पे? ईएमआई है, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू का सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईच पीरियड, किसी भी पीरियड के बिगनिंग में करेंगे। तो अब इसमें क्या है, जैसे हाउस रेंट, हम लोग घर में रहते हैं तो हमें क्या है, हम रेंट हमें सबसे शुरू में देना होता है। आरडी इंस्टॉलमेंट अगर करते हैं, या कोई इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट करते हैं, ठीक है, या सिंकिंग फंड मेथड, ये भी आगे आपको लेक्चर में कवर करेंगे, इसी लेक्चर में लास्ट में। अब देखिए, ये 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं, ठीक है, इन 2 फार्मूलों को याद कर लीजिए। उसके बाद इससे आपको एन्युटी का कोई फार्मूला इसके बाद नहीं याद करना पड़ेगा, ईएमआई का फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, सिंकिंग फंड का फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। जितने हैं सब ये सारे फार्मूले इन्हीं दोनों बेस पे हैं। और देखा जाए ये भी कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि ये जो है फार्मूला आप देखिए, हमने पहले लेक्चर में कवर किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है कि नहीं है, जो हमें याद रहा, जो हमें हम लोग बचपन से यूज करते हैं। दूसरा ये जो फार्मूला है, हम लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, एक जीपी सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ये उसी का फार्मूला है, ठीक है। तो अगर कि ध्यान हो तो ठीक है, नहीं भी ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये एक फार्मूला बस याद करना है कि एफ वी फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? ए इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब आपको एक चीज बताते हैं, देखिए, एन्युटी में हमें 4 फार्मूले डिस्कस करने हैं। कितने? 4। वो कौन कौन से हैं ये आप देखिए। जो हमारा एन्युटी है, हमने क्या बताइए कितने तरह की होती है एन्युटी? 2 तरह की होती है। पहला क्या था? ऑर्डिनरी एन्युटी। और ये क्या है? एन्युटी ड्यू है। अब देखिए,
ये तो दो तरह की एन्युटी हो गई। हमें इसमें चार फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है चार फॉर्मूले से आता है, वो याद नहीं करना, उसे हमें समझना है। पहला क्या होता है, जो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालना। एन्युटी डी में सेम इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और ये निकालना हमारा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। अब सोचिए, जो हमने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, जब हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या बताया था, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या था, आर। ये हमारा इस चीज का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे मान लिया कोई हमने रेगुलर इंटरवल पे पैसा जमा किया, ऑर्डिनरी क्या होता है, एक चीज और इसमें लिख लो, एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है। और एन्युटी क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है। एंड ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो अब देखो, जैसे हमने क्या बोला था, जो ईएमआई का होता है, ठीक है, ईएमआई हम लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, उसके बाद पैसा जमा करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। जब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है किसी भी ऑर्डिनरी एन्युटी की, एक ये फॉर्मूला हमने याद किया। अब आप देखो, इस फार्मूले से अगर आपको क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर की पावर एन। तो आपको जब भी कहीं, ठीक है, हमें क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तो हम इसमें वन प्लस आर की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी इंटू वन प्लस आर की पावर एन। ठीक है। हम हमें क्या दिया है, फ्यूचर वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, और वन प्लस आर की पावर एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया ये। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला याद किया, ठीक है, और दूसरा जो हमारा फ्यूचर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर की पावर एन था, उससे हमने इसको निकाल दिया। ठीक है। अब देखिए, जब हम आते हैं एन्युटी ड्यू पे, यहाँ पे क्या होता है, एन्युटी ड्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, कि पैसा जो है क्या स्टार्टिंग में जमा कर रहे हैं। ठीक है। कब कर रहे हैं, स्टार्टिंग में। अब जब स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट एक महीने बाद मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा पहले मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना, जहां भी ऐसा आएगा उसमें क्या करना है, जो ये दिए हैं फॉर्मूले हमारे दो, ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी के, इसी में वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो बस। जो हमारा इसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ गया, फ्यूचर वैल्यू निकल आया। और वन प्लस आर की पावर एन से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने अपने इसमें चलते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ, तो हमने हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, देखिए, एन्युटी दो तरह की होती है, मैंने बताया आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या करते हैं हम लोग, एंड में करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ईएमआई स्टार्ट में जमा करते हैं, कि स्टार्टिंग पे। अब फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, तो मैंने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू का यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है, एफ वी इक्वल टू ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। ठीक है। अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करना होगा, वो हमें वन प्लस
आर की पावर एन से डिवाइड करना होगा। यहाँ डिवाइड कर दिए, देखिए आ गया फॉर्मूला। ठीक है, एन्यूटी ड्यू में क्या होता है और डिवाइड क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम पढ़ रहे थे, इसके इसके कारण हमने यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, अब एन्युटी ड्यू में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एन्युटी ड्यू में स्टार्टिंग में पैसा जमा हो रहा है, मतलब हमें इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इसमें क्या है, सिंपल आप 1 + r से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है मल्टीप्लाई? 1 + r से। तो जो इसका फ्यूचर वैल्यू होगा ये देखिए, उसमें 1 + r से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारा निकल आया एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो आप चाहे इसमें 1 + r की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आपका ये जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इसमें आप कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखो एक सिंपल थे। अब इसको बेसिक उसमें समझ लो, जैसे हमें क्या पता है, ये रखो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू 1 + r की पावर n-1 डिवाइड बाई आर। ये आप एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है किसी भी ऑर्डिनरी एन्युटी की। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी, आपको बस एक ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालना, आप तुरंत यहाँ पे कर दो क्या, पीवी इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को में डिवाइड बाई 1 + r की पावर n कर देंगे, तो सीधे निकला है फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा निकला। अब अगर हमें एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हमें देखो इसका पता था ना फ्यूचर वैल्यू किसका, हमें ऑर्डिनरी एन्युटी का पता है, ए इंटू 1 + r की पावर n-1 डिवाइड बाई r पता है। ये हमें किसका पता है, ऑर्डिनरी एन्युटी का। मैंने आपको बताया एन्युटी ड्यू का अगर निकालना हो फ्यूचर वैल्यू, तो हमें क्या करना है, इसमें 1 + r से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो, कुछ नहीं, आप ये फॉर्मूला आती है 1 + r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसी का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है फ्यूचर वैल्यू वाला, a इंटू 1 + r की पावर n-1 डिवाइड बाई r, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है, तो इसको हम क्या एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला करेंगे, तो इसमें 1 + r से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो फ्यूचर वैल्यू है हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में 1 + r की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके हो गए, एक फार्मूले से आपको 4 फार्मूले आपके रेडी हो गए। अब इसी पे अभी इसी में एक फार्मूला ईएमआई का, एक सिंकिंग फंड का है, वो भी हम आगे अपने लेक्चर में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, एन्युटी ड्यू जो हमारा है ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, एन्युटी ड्यू ये, अब देखो जो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, ईएमआई होगा। कैसे होगा ये भी आपको समझाते हैं। और जो हमारा एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू होगा वो हमारा सिंकिंग फंड मेथड होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग ईएमआई में, लोन में ईएमआई क्या होता है, लोन का पेमेंट होता है। ठीक है, अब लोन का पेमेंट में क्या होता है, आज हमें कोई लोन ले से मान लिया 1 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, यही तो होता है, आज हमने कितना 1 लाख का लोन ले लिया। अब आज लिया है मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, आज ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, अब हम अगले 5 साल तक मान लिया पैसा पे करेंगे। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट मान लिया कुछ भी है 10% है। तो कहने का मतलब है जो ईएमआई होता है उसमें में क्या है, ईएमआई में हम लोन लेते हैं। ठीक है, लोन का हमें शुरुआत का पता रहता है, 1 लाख का आज हमने लोन लिया, तो ये हमारा फिक्स है। क्या फिक्स है, हमारा 1 लाख फिक्स है। जब हमारा 1 लाख फिक्स है, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी फिक्स है, फ्यूचर वैल्यू तो हमें नहीं पता ना। आज हमने 1 लाख दिया तो मुझे ये वो 1 लाख चाहिए। ठीक है, 5 साल बाद चाहिए, तो जो 5 साल बाद 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू होगी वही हमें चाहिए। अब तो 1 लाख का जो ये था, तो जो हमारा ये फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू का, क्या था, एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी का, हमें ऐसे नहीं याद रहेगा तो हमें क्या रखना है, ए
फॉर्मूला क्या था, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। ये किसका था, फ्यूचर वैल्यू का था। तो हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वन प्लस आर की पावर एन से डिवाइड कर दो। हमें से प्रेजेंट वैल्यू पता है 1 लाख, हमें फ्यूचर वैल्यू तो नहीं पता ना कितना होगा, तो हम जो कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे करेंगे। ए क्या हो गया, ये हमारा रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट था। ठीक है, अगर हमारा रेगुलर इंटरवल पेमेंट है मतलब इसी को क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं ना। तो ईएमआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अगर हम देखा जाए तो पीवी को क्या है, लोन अमाउंट है हमारा, तो पीवी को लोन अमाउंट से वो कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीवी रहने दो, इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू वन प्लस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। देखिए, एक फार्मूले से हमारा दूसरा फार्मूला डिराइव हो गया। और इससे जो है हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इवन रिटेल बैंकिंग का भी जब जो आप पेपर देते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब ये ईएमआई समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू क्यों है। ठीक है, अब आता है एन्युटी ड्यू। जैसे सिंकिंग फंड मेथड या आरडी है। ठीक है, आरडी में क्या होता है, पहले आप आरडी समझिए। आरडी में क्या होता है, हम मान लिया आज 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं, ये तो करते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, मान लिया 1 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, ये यहाँ पे देखो फिक्स अमाउंट क्या है, आरडी की 5,000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ से कितने कितने साल बाद, 1 साल बाद कितना पैसा होगा, तो जो हम लोग और आरडी में चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में पैसा जमा करते हैं तो एन्युटी ड्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरडी का अमाउंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, फ्यूचर वैल्यू। हमें जो पता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला किसका पता है, हमें ऑल्टरनेटिव का पता था, ये होता है। ठीक है, हमें किसका ये फ्यूचर वैल्यू किसकी, एन्युटी ड्यू की निकालने, तो इंटू वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड हो गया कि जैसे मान लिया कोई कंपनी है, ठीक है, उसी कोई मशीन है, मशीन चल रही है, अब उसे पता है कि 5 साल बाद ये मशीन हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब 5 साल बाद खराब होगी तो 5 साल बाद हमें नई मशीन की जरूरत पड़ेगी। वो नई मशीन की पड़ेगी तो अचानक से उतना पैसा कैसे आएगा। ठीक है, तो ये इमेजिन करते हैं कि मान लिया उस टाइम पे उस मशीन की कीमत आज से 5 साल बाद मान लिया 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हमें 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, तो 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए हम क्या अभी से स्टार्टिंग से मंथली या ईयरली जिस बेसिस पे हम पैसा इकट्ठा जमा करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद जो लास्ट में हमारा पैसा एक साथ आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, एक सेकंड। अब अगला है हमारा टॉपिक, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। तो अगर एनएटीडी को आप जिसको समझ में ना इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रिपेमेंट ऑफ डेब्ट ये हम पढ़ते हैं। A debt is required to be repaid as per the terms of the contract with the lender। ठीक है, जो भी हम लोग लोन लेते हैं उससे क्या होता है, हमें जमा करना रहता है। ठीक है, पे करना रहता है। पे करने के लिए जो भी लेंडर के साथ जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें उसको पे करना होता है। इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री में 3 रूल फॉलो होते हैं, कौन कौन सा, पहला क्या, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जैसे मान लिया, ठीक है, 1 लाख का लोन है, हमें कितना मान लिया, हमें कितने 10 साल में पे करना है। ठीक है, 1 लाख का लोन है मान लिया, ऐसे ऐसे नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी होगा समझने में। ठीक है, मान लिया हमने 12,000 किसी से लिए, कितना लिया, 12,000 रुपीज। हमें इसको क्या है,
जो हमारा पहला है ऑप्शन, क्या इसमें बोला गया है, टाइप इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और हमें इसको मान लिया 1 साल में पे करना है। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में कितने? 12 महीने होते हैं। तो मतलब क्या, मंथली हम 1000 रुपीज जमा करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। मतलब क्या, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी ये, प्लस जो भी इंटरेस्ट इसमें अप्लाई होगा हम वो जमा करेंगे साथ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है हम इक्वल डिवाइड करके जो आएगा वो, प्लस जितना इंटरेस्ट उस ड्यूरेशन 1 महीने में लगेगा, ठीक है, उसमें जमा। अब देखो, जब ये मान लो जनवरी में हमने लोन लिया, ठीक है, जैन में हमने शुरू किया, अब जैन में कितना लोन था? 12,000 था। तो 12,000 पे अगर इंटरेस्ट लगेगा, मान लिया 10% बेसिस पे लग रहा है, तो कितना लग गया? ठीक है, कितना? 1200 रुपये लग गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कितना लगा इंटरेस्ट? 1200 रुपये लगा। तो पहले महीने में आपने 1000 + 1200, 1200, आपने कितना? 220, 200 जमा किया, ठीक है। अब ऐसे करके जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो आपका क्या इंटरेस्ट कम होता जाए, क्योंकि अभी क्या है आपका 1000, 12,000 था प्रिंसिपल। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा आपका? 11,000 होगा प्रिंसिपल। तो 11,000 पे इंटरेस्ट कितना होगा? 1100 होगा। वो जो 1100 होगा, ठीक है, ये 10%, अभी आपको मैं ऐसे एग्जांपल दिया हूँ, वैसे 10% पर एनम होता है। तो वहां पे क्या होगा, ये 12 से भी डिवाइड होगा, आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम आएगा। आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे शुरुआत में आपके पास 12,000 था, ठीक है। अगर 12,000 पे मान लिया इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगले महीने में आपका 11,000 होगा, उस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। उसके अगले महीने 10,000 होगा, उस पर इंटरेस्ट थोड़ा और कम होगा, ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको शुरुआत में ज्यादा जमा करना होगा, और जैसे जैसे आप लोन के चुकाने के करीब आएंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दूसरा जिसको बोलते हैं ईएमआई। मतलब कि हमें नहीं मतलब है आपका प्रिंसिपल कितना है प्लस इंटरेस्ट कितना है, आप वो कैलकुलेट कर लो और हमें बता दो कि हम मंथली कितना जमा करें। हम हर महीने सेम अमाउंट जमा करेंगे। क्या करेंगे? हर महीने सेम अमाउंट जमा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उनके उनकी तो सैलरी स्टेबल है। अब अगर मान लिया शुरुआत में उनको 25,000 जमा करना पड़ रहा है, और लास्ट में 10,000 आ गया, तो 25,000 तो उनको अरेंज करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए वो बोले कि क्या बोला कि आप भाई ऐसा करो, आप वो ईएमआई बना दो कि जो हम मंथली पेमेंट करते रहे, हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग पे नहीं करना है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? बुलेट या बैलून पेमेंट रिपेमेंट, अंडर विच द एंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है, मान लिया हमने 1 लाख का लोन लिया 1 साल के लिए, तो भाई ठीक है, मैं 1 साल बाद आऊंगा, आपका पूरा 1 लाख प्लस इंटरेस्ट दोनों जमा कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। इसी में एक ऑप्शन और भी ले सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट क्या है कि भाई चलो 1 लाख तो हम जमा कर देंगे आपको 1 साल बाद, बाकी जो हर महीने इंटरेस्ट लगेगा उसको मैं पे करता रहूंगा। तो वो हो गया कि अल्टरनेटली द इंटरेस्ट इज पेड periodically एज एंड व्हेन अप्लाइड एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज द पेड एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। तो कोई लोन हम 3 तरह से कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिसमें अब पहला देखो जो हमने आपको बताया था वही चीज है, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे योर फ्रेंड हैज बोरोड 1,000 रुपीज फ्रॉम यू एंड वांट्स टू रिपे यू ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, रादर देन whole amount all at the once at the end of the year, ठीक है। The important point is here that he will owe you less in principal each month. The applicable rate of interest is 8%, ठीक है। अब इसको एक ये क्वेश्चन है, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, कितना बैलेंस था उसके पास यहाँ पे? 1,000 रुपीज था। कितना था? 1,000 रुपीज। कितना? 1 साल में पे करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा 1 लाख प्रिंसिपल है, वो सॉरी 1,000 प्रिंसिपल है,
तो 1000 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा कितना, 83.33 आ जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया हर महीने का। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना था हमारा, देखिए 8% पर एनम था। ठीक है। कितना था हमारा, 8% पर एनम। तो मंथली कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 12%। ठीक है। यहां से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हर महीने का। अब देखो, यहाँ पे 1000 था, 83। ठीक है। इंटरेस्ट आपका जो भी होगा वो आएगा, प्लस टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस ये। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, आपका जो 1000 है, ठीक है, अब इसमें तो 83.3 कम हो जाएगा, तो कुछ लेस अमाउंट आएगी, उस पे होगा। इसको मैंने आगे कैलकुलेट किया है, आप ये देख लीजिए। जैसे हमारा कितना है यहाँ पे, 1000 रुपीज था, 83.3 प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे, इक्वल पेमेंट कर रहे हैं, और इसका 8/12 बेसिस पे अगर हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे 6.67 आएगा, मतलब हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 90 रुपीज का फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में देखिए, अब आपका प्रिंसिपल का बैलेंस कितना होगा, 83.3 तो हमने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो हमारा 916.67 होगा। ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6.11 आया, तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 89.44 किया। थर्ड हमारा क्या है, फिर ये कम करेंगे, 833.34 आ जाएगा। ठीक है। 83.3 कम करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ये 88.89 होगा। अब देखो ऐसे हम करते चले जाएंगे, तो टोटल पीरियड के लास्ट में, ठीक है, हमने कितना पे किया, टोटल पेमेंट उसको 1043.30। ठीक है। इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, 43.34। ये हमारा अप्रोक्स 1000 आ गया, वैसे वो इक्वल रहता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें हम क्या, हमने प्रिंसिपल इक्वल पे किया, इंटरेस्ट जो है जो ड्यूरिंग वो 1 मंथ लग रहा था उसको हमने पे किया। तो इस तरह क्या है, देखिए अब टोटल पेमेंट शुरुआत में कितना में पे किया, 90 रुपीज पे किया। देखिए और लास्ट में कितना किया हमने, 83 किया। डिफरेंस आया ना। तो अब देखो ये, भाई जिनकी स्टेबल इनकम है, ठीक है, ये तो 90 रुपीज में, अगर ये 90,000 होता, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 होता, 9,000 के आसपास होता, तो ये चीजें हैं, ठीक है, या 90,000 होता, तो इससे काफी अंतर आता है। तो इस वजह से लोगों ने बोला कि भाई देखो, आप ऐसा करो, आप हमसे इक्वल इंस्टॉलमेंट लो। ठीक है। तो वहां से हमारा ईएमआई का वो आया। ठीक है। तो प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल पेमेंट ये हो गया। अब इक्वेटेड मंथली में देखिए क्या है, in the above example, suppose your friend say, look, I want to pay the same amount every month and not have to look up this table। ठीक है। हमें मतलब नहीं है कि हर महीने क्या हो रहा है। ठीक है। नहीं तो भाई देखिए, जो हमारा ये है, इसमें जो जिसको पैसा देना है वो हर महीने भाई कैलकुलेट करेगा। ठीक है। कि हमने क्या, 83.3 तो हमें प्रिंसिपल पे करना है। ठीक है। प्लस क्या है, इंटरेस्ट हमें पे करना होगा अलग से, 83.3 पे किया प्लस इंटरेस्ट अलग से, फिर दूसरे महीने कैलकुलेट करना होगा। तो ये उसके लिए भी एक प्रॉब्लम रहेगी। तो उसने उसने बोला भाई ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं हम, आप एक साथ कैलकुलेट करके बता दो कि हर महीने में कितना दूं कि आपको इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर हो जाए। तो इससे क्या है, ना तो जो जिसने पैसा दिया है, ठीक है, लेंडर, और ना बोरोवर, दोनों को इस चीज की चिंता नहीं है कि हर महीने कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ये देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शुरू में ही कैलकुलेट करके ईएमआई बना दिया। ठीक है। So this is where the concept of equated installment comes into picture. As explained in example 1 above, in the case of repayment by equal installment of the principal means that the borrower has to pay higher total amount initially, जो मैंने बताया, which goes on reducing till the end of repayment period। ठीक है। For some borrowers, especially salaried employees, this is not suitable because their income is stable. So there should be some fixed amount in each of the period। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला जो हमने बताया था ईएमआई का, ईएमआई में आपको मैंने फिर से एक बार आपको भले बता देता हूँ। ईएमआई में क्या था कि आपको प्रेजेंट वैल्यू लोन की पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब प्रेजेंट वैल्यू, अब चूंकि हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है। देखो ऐसे डिसाइड करना है ईएमआई में क्या रखकर निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता रहता है, प्रेजेंट वैल्यू लोन की पता रहती है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या है,
अब ऑर्डिनरी एन्युटी के एन्युटी ड्यू ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ईएमआई में क्या होता है, हम लोग पेमेंट कब करते हैं? एंड में करते हैं। पेमेंट एंड में किए तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ये हमें निकालना है। यहां से हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता है, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इंटू वन प्लस आर की पावर एन से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे ए हमें ए जो है ये ईएमआई होता है। ठीक है, तब यहां से जब इधर जाएगा तो प्रिंसिपल वो मतलब जो हमने लोन लिया पी इंटू ये आर इंटू वन प्लस आर की पावर एन। ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। देखिए सेम फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब फॉर ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% टू बी रिपेड इन 12 मंथ द ईएमआई इज कैलकुलेटेड। क्या ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फॉर्मूला पता है आपको तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अब देखो जो नेक्स्ट टेबल है हमारे इसमें इसको दिया गया है। ठीक है, हमारा कितना है ये 1 लाख है, 12% पे रिपेड इन 12 मंथ। हमें कितने एक साल में पे करना है? तो देखो यहाँ पे ये जो ईएमआई हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया तो हमारा कितना आ गया 8885.0। अब देखो जब इतना पे करना है, अब यहाँ पे क्या है, हमने 15 तारीख को लोन लिया, मान लिया 15 जन 2022 को हमने लोन लिया 15 जन को। ठीक है, हमने कितना लिया 1 लाख लिया, हमने पेमेंट कितना किया एम आई वो 885। ठीक है, अब इसमें देखो इंटरेस्ट 1 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट निकालेंगे एक महीने का तो 1,000 ये आया हमारा। ठीक है, इंटरेस्ट तो हमारा कितना हो जाएगा? अब देखो 1,000 तो इंटरेस्ट में चला गया, अब बैलेंस कितना बचा 7885। ये हमारा किसमें प्रिंसिपल में रिडक्शन हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल रिडक्शन में कितना 92115.00। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या होगा, फिर हम सेम अमाउंट पे करेंगे, बट यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 921.00 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो जो ईएमआई का बैलेंस बचा हुआ है प्रिंसिपल पे करने के लिए पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ ना। पिछली बार तो हमने 7885 पे किया, इस बार कितना पे करें 7964 उसमें जा रहा है, तो हमारा ये प्रिंसिपल इतना हो गया। ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएंगे और लास्ट में देखिए हमारा 8796 एक महीने पहले बचा था, जिसमें 885 हमने जमा किया तो 89 हमारा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है। ठीक है, 8796 यहां से पे होके 0 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब भी हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो शुरू में जब हम ईएमआई वाला पोर्शन रहता है तो शुरू में जो प्रिंसिपल में रिडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे शुरू में रिडक्शन कितना हो रहा है 7885 हो रहा है, और ये लास्ट में जाते जाते कितना रिडक्शन हुआ है 8796। ठीक है, इतना अंतर आ गया। इसीलिए जो ईएमआई वाले लोन होते हैं, ठीक है, जनरली सारे लोन ईएमआई पे ही होते हैं आजकल, तो वहां पे देखना शुरू शुरू में आपका जो आउटस्टैंडिंग रहता है वो बहुत कम कम होता है। ठीक है, तो कस्टमर कई बार आके बोलते हैं हमारा हम इतना पे कर चुके हैं, हमारा आउटस्टैंडिंग इतना है। तो उसमें वही चीज उनको बताइए कि क्या बोलते हैं शुरू में आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जा रहा है, जैसे जैसे आपका लोन कम होता जाएगा आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, तो जो बाकी ईएमआई का बैलेंस है वो उसमें शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल व्हेन लोन इज रिपेड थ्रू ईएमआई। ये क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं व्हेन इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट्स या when interest bearing debts are amortized by means of a series of equal payments at equal interval। ठीक है, it is important to know how much goes for interest from each payment and how much goes for the reduction in principal for an illustration this may be necessary part of determining one's taxable income or tax deduction। जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं, होम लोन में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है, तो इंटरेस्ट की हमें क्या रिबेट मिल जाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की रिबेट मिलेगी कब, जब हमें पता होगा कि हमने एक साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो उसी को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, कि हमने किसी भी लोन में कितना पेमेंट इंटरेस्ट पोर्शन किया कितना हमने प्रिंसिपल किया, इसी को क्या बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, बस इतना ही है।
थर्ड हमारा क्या था, दो हमारे हो गए। थर्ड हमारा क्या है, बुलेट बैलून रिपेमेंट अंडर विच द एंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या था, जैसे हम लोग वो एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं ना, डीएल, उसमें जनरली क्या होता है, हम लोग क्या है, पूरा पैसा लास्ट में एक साथ जमा कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर एक साथ जब पेमेंट करें तो बुलेट या बलून रिपेमेंट पेमेंट इसी को बोलते हैं। बुलेट मतलब एक साथ ही पूरा पेमेंट हो जाए, ठीक है, एक ही बार में काम तमाम, बुलेट निकली एक बार में काम तमाम हुआ, ठीक है। या बलून है, उसमें एक बार हमने सुई लगाई फट गया एक ही बार में, ठीक है, उसमें धीरे धीरे हवा नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बुलेट या बलून रिपेमेंट। तो इफ द एंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड विथ accumulated interest, the amount can be easily calculated by applying the formula of for compound interest, ठीक है। एक तो ये मैंने बताया था। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट जो है प्रोडक्टली पे हो रहा है, हर महीने पे हो रहा है, जब भी वो अप्लाई हो रहा है, इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट फॉर द लास्ट पीरियड, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह से हम कर सकते हैं पेमेंट। Usually a sinking fund is created to repay the loan under this method, so funds are readily available for repayment and the cash flow are not burdened at the time of repayment, ठीक है। अब सिंकिंग फंड का भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो सिंकिंग फंड में क्या हो गया, मैंने आपको इसे पहले ही बता दिया था। सिंकिंग फंड में मैंने बताया कि आपको जैसे 5 साल बाद कोई मशीन खरीदनी है, वो पड़ेगी उस टाइम मान लिया 1 लाख है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला जब डिराइव करना होगा तो 1 लाख हमें क्या पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है उसकी। अब देखो सिंकिंग फंड में क्या होता है, कि हम जो है, एक सेकंड, यहाँ हमने फॉर्मूला गड़बड़ लिखा है। इस फॉर्मूले में देखो, सिंकिंग फंड में क्या था मैंने आपको बताया, सिंकिंग फंड में हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेमेंट क्या होता है, जब हम ये एक सिंपल है आरडी टाइप का ही होता है। तो आरडी में क्या होता है, हम हमेशा किसी पीरियड के स्टार्टिंग में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 + r कर दो और ये हो जाएगा फॉर्म। तो सिंकिंग फंड किस चीज के लिए होता है, यूजुअली यूज टू पे डेफ्ट, टू रिडीम बॉन्ड इश्यूज, टू रिप्लेस worn आउट इक्विपमेंट, ठीक है, टू बाय न्यू इक्विपमेंट और इन वन ऑफ द डिप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। ये हो गया सिंकिंग फंड मैटर, आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला, ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहला, इफ यू विश, ठीक है, मैं कल फॉर्मूला इसका बता दूंगा कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, बाकी देखते हैं आगे। इफ यू विश एन एन्युटी टू ग्रो ₹17,000 over 5 years, ठीक है, so that you can replace your car, what monthly deposit would be required if you could invest at 12% compounded monthly, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इफ यू विश एन एन्युटी टू ग्रो कितना, 17,000, आप चाहते हैं कि 17,000 आपका हो जाए, ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद, सो दैट यू कैन रिप्लेस योर कार, ठीक है। इसको 17,000 की बजाय, ठीक है, 17,000 लेंगे, इसे 17 lakhs कर लीजिए, 20 lakhs कर लीजिए, बेस्ट रहेगा समझने में। व्हाट मंथली डिपॉजिट वुड बी रिक्वायर्ड, अब देखो हमें क्या है, हमें चाहिए, अब जब भी हम डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, मंथली डिपॉजिट करेंगे तो सिंपल है, वो एन्युटी ड्यू होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या इस पीरियड के स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है, स्टार्ट में जमा होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एन्युटी ड्यू हो गया। और हमें अगला चीज क्या पता है कि कितना होना है, फ्यूचर वैल्यू में पता है उसकी, मतलब फ्यूचर वैल्यू पता है 17,000। तो यहाँ से फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो एन्युटी का क्या होगा, पहले ऑर्डर एन्युटी का क्या होता है, ए इंटू 1 + r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। हमें किसका एन्युटी डी का करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 + r कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ए निकालना था।
ए इक्वल टू एफ वी इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस आर की पावर n-1 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, अब यहां से ये आ गया, ए हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ वी इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, 17,000। ठीक है, आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 12% डिवाइडेड बाई 12, मतलब कि 0.01। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो 5 साल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 60, 12×5 = 60। अब देखिए, मतलब हमें 1 प्लस आर की पावर n, मतलब 1.1 की पावर हमें 60 निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप फॉर्मूले में पुट करके सारी चीजें निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखो किसी भी चीज की पावर निकालना है, जैसे यहाँ 1.1 की पावर 60 निकालना है, तो इसका बेस्ट तरीका कुछ नहीं, आप कैलकुलेटर में, ठीक है, क्या करो, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है एग्जाम में, 1.1 करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर उसका इक्वल का साइन करो। अब इक्वल का साइन आपको कितने बार करना है, ये जो इक्वल का साइन है ये आपको करना है जितना भी पावर है उसका n-1 करना। ठीक है, तो अब चाहे आप 1.1 मल्टीप्लाई फिर इक्वल का साइन आप चाहे 59 टाइम्स दबाइए, एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 1.1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या है, 60 है, तो इसको 1.1 को मल्टीप्लाई बाई 12 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने 12 × 5 किया तो हम क्या करेंगे, 1.1 मल्टीप्लाई और इक्वल, ये हम कितने बार करेंगे, पहले 12 टाइम्स का है तो यहाँ 11 टाइम्स करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको फिर इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस बेस पे 1 प्लस आर की पावर n का जो है इसमें निकाल सकते हो। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, वो चाहे इस एग्जाम में हो, रिटेल में भी आते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और बहुत बड़ी चीज नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना, ये पावर भी निकालना इजी है, और फार्मूला मैंने आपको डिराइव करना बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ मंथली रिपेमेंट ऑफ 600। ठीक है, कितना मंथली रिपेमेंट है, 600 है, मेड ओवर 20 ईयर्स, एज्यूम 14% कंपाउंडेड मंथली। अब देखिए यहाँ पे, वैसे जैसे यहाँ क्या 20 ईयर्स है, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली कितना लंबा हो जाएगा ये निकालना है। तो अब क्या यहाँ पे पड़ी, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ मंथली रिपेमेंट कितना है, 600 है, कितने साल तक, 20 ईयर्स तक। ठीक है, एज्यूम कंपाउंडेड मंथली कितना हो रहा है, 14% हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब जब मंथली रिपेमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज दिया नहीं, यहाँ पे एक चीज दिया जाएगा। ठीक है, कि जो मंथली रिपेमेंट, वैसे रिपेमेंट हो रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं मंथली रिपेमेंट हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट में होगा, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 600। ठीक है, कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 600 पे कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, और क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डिनरी एन्युटी का ए इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर, ये तो था। यहां से हम ए की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, देखो इसमें ए की वैल्यू दी गई है 600। ठीक है, दूसरा आर हमारा कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और एन हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 12 240। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 240 टाइम्स निकालना है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बेस बता दिया है। प्रेजेंट वैल्यू में बस इसी में, फ्यूचर वैल्यू में क्या करना है आपको, 1 प्लस आर की पावर n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हाउ मच मनी इज रिपेड, जो मनी आएगी, जो हमारी कितना फ्यूचर वैल्यू जो होगी वही हम उतना मनी, हम क्या बोलते हैं, उतना हमने रिपे किया उसका। ठीक है,
ऐसे ही ये एक है, इन 10 years ए 40,000 मशीन, ठीक है, कितना है, 40,000 मशीन है, विल हैव ए सॉल्वेज वैल्यू ऑफ रुपीज 4,000, कितना है, 4,000। मतलब एक मशीन है, ठीक है, जिसकी आज की कीमत कितनी है, आज का मार्केट प्राइस कितना है इसका, 40,000 था। और सॉल्वेज वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, ये हमारा डिप्रिसिएशन वाला क्लास आप लोग देख लें, जिसे ये समझ में ना आए वो हो जाएगा, ठीक है। ये 4,000 है। मतलब कि आज एक कोई भी मशीन है जिसकी कीमत 40,000 है, और 10 साल में जब ये मशीन खराब हो जाएगी, तो जो उसका स्क्रैप रहेगा उसको बेचने पे हमें 4,000 रुपीज मिलेगा, ये, ठीक है, इसका मतलब है। अब ए न्यू मशीन एट दैट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट रुपीज 52,000। अब जो मशीन है जो आज 40,000 की, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 52,000, ठीक है, यही तो दिया है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है। ए सिंकिंग फंड इज सेटअप टू इन सेटअप इनटू विच इक्वल पेमेंट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितना, हर एंड के हर उसके एंड में पे करना है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, एंड में लिखना है। इफ द फंड्स अर्न 7% कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच शुड ईच पेमेंट बी। अब देखो, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, ये क्या लिखा है, ए सिंकिंग फंड इज सेटअप इनटू विच इक्वल पेमेंट्स आर प्लेस एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। जब हर उसके एंड में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होगा 1 a into 1 plus r, एक सेकेंड, a into 1 plus r की पावर n-1 डिवाइड बाई r, ठीक है, क्योंकि हर उसके एंड में हम लोग वो कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ना। यहां से हो गया। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, हमें क्या, हमें फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, मशीन कितने की है, 52,000 की, लेकिन हमें कितना चाहिए, क्योंकि 4,000 तो हमें स्क्रैप वैल्यू से निकल आएगा, मतलब हमें चाहिए 48,000। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 48,000 ये हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें हर साल के लास्ट में बचाना है ना। तो यहाँ पे आर हमारा कितना हो जाएगा, 1.07 की पावर एन, एन हमारा कितना 10 ईयर है, 10-1 डिवाइडेड बाई 0.07। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा कि आप उतना पैसा हर ईयर के लास्ट में जमा करेंगे, तो आपका वो उतना इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपको मंथ के, ये देखो एट द एंड ऑफ ईच ईयर लिखा, अगर ये एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर लिखा रहता, तो आपको फिर यहाँ पे कितना और एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्या, फाइंड आउट द ईएमआई फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ 10 lakhs at an interest of rate 10.50 per annum repayable in 15 years। इसमें भी आपको कुछ नहीं, बस क्या ध्यान रखना है, देखो फाइंड आउट द ईएमआई, यहाँ पे हाउसिंग लोन दिया है, मतलब कि हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है कितनी है, 10 lakhs है, ठीक है। और चूंकि क्या ईएमआई है, ईएमआई कब पे होती है, मंथ के एंड में। अगर मंथ के एंड में पे होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता था, a into 1 plus r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r। अब चूंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 1 plus r की पावर n से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पे पीवी, अब ये हमारा 10 lakhs है, तो हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ, मतलब उसका मेन चीज बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा। और 1 plus r की पावर n हमने बता दिया कैसे आप निकालना है। अगर आप किसी को फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एक वीडियो जो है केवल ये कैलकुलेटर में दिखाते हुए आपको बताऊंगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर से आते हैं कुछ। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000, ठीक है, कितना है 40,000 फॉर 3 years फेच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11% में द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 year। यहाँ पे क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था,
P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही तो होता था। P हमारा कितना है 40,000 है, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है हमारा 0.11 है, इंटू टी हमारा 3 है, डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया ये कटा, ठीक है, 11 33, दो जीरो और काटो, मल्टीप्लाई बाई 4, ये 0.11 के तो नीचे 100 नहीं करेंगे ना इसको, ओके। कितना आ जाएगा 13,200 हो जाएगा, ठीक है। पी आर टी होता है, अगर बाई 100 कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम 11 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट में नहीं, हमने पॉइंट लगा दिया, गलत किया था, आप आर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर बाई 100 ही होता। अगर आर आर बाई हमने 100 कर दिया तो सिंपल, हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ एन्युटी, देखो अभी हम यही पढ़ रहे थे, एन्युटी पढ़ रहे थे। स्पेशल एन्युटी टाइप का कोई एन्युटी नहीं होता, तो इसको तो देखते ही होगा कि ये वाला सही, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है, इन नॉट टाइप ऑफ एन्युटी। बाकी एन्युटी ऑर्डिनरी तो होता ही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, व्हेन द पीरियड इज कंपाउंडिंग, व्हेन द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग इज रिड्यूस्ड द अमाउंट इंटरेस्ट इज मोर। सोचिए सही है कि गलत, क्या था यहाँ पे, क्या बोला, व्हेन द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग रिड्यूस, मतलब जैसे एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, अब क्या क्वार्टरली हो रहा है, ठीक है, या मंथली हो रहा है, तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग रिड्यूस होगी वैसे वैसे क्या इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सही है। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मीन दैट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द accumulated इंटरेस्ट, ये भी सही है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज सेम, अगर इंटरेस्ट रेट सेम है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर टू दैट ऑफ अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल है, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, मान लिया ईयरली कंपाउंडिंग है 1 2 3, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि एक साथ 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया जाएगा, मतलब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम होगी तीनों साल में, ठीक है, यही है सिंपल कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल जो है होल ऑफ द टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड उसमें प्रिंसिपल सेम रहेगा, इंटरेस्ट जो उसी प्रिंसिपल पे लगेगा। कंपाउंडिंग में क्या होता है, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है, मतलब जो अभी मान लिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में मान लिया पी है, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है मान लिया आर है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा पी प्लस आर हो जाएगा। तो सिंपल है, जब पी प्लस आर होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट अगर 5 लाख रुपए है तो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे कुछ कम आएगा, अगर 5,20,000 है तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, तो ये है, ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें ऑल द अबव हो जाएगा। A singing fund is created where there is a need, where there is a need for a specified amount of money at a specified future date। बिल्कुल सही है। हम लोग सिंकिंग फंड में क्या करते थे, कोई मशीनरी रिप्लेस करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, कोई लोन पे करना है, उसके लिए अगर हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो वही चीज है, तो सही है ऑप्शन है, ठीक है। वेन द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट से सिंकिंग फंड का कोई लेना देना नहीं, आप सिंपल होगा। एज इट इज मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है कि आपको 5 साल बाद किसी मशीन की जरूरत है तो इसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है, नहीं करना है, ये आपकी वो है, इसे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर वर्किंग कैपिटल, इसका वर्किंग कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं, इसका प्लांट एंड मशीनरी से मतलब है। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आप सभी लोग को थैंक यू ये सुनने के लिए, और अगर किसी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे की क्लासेस लेने में और वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू सभी।